हेलो। शुक्र है कम से कम तुमने फोन तो उठाया। वो मैं बिजी था डैडी। बिजी या नाराज? जब आप जानते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? जब बेटे अपने बाप के कंधों तक पहुंचते हैं तो वो नाराज नहीं हुआ करते, बल्कि अपने बाप की मजबूरियों को समझते हैं। कैसी मजबूरी है डैडी? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आप कभी किसी की मजबूरी के सामने घुटने नहीं टेकते। मुझे तो इस बात पे फख्र है कि मेरे डैडी को कभी कोई मजबूर नहीं कर सकता, तो मैं कैसे आपकी किसी मजबूरी का यकीन कर लूं? तुम्हारे सारे गिले शिकवे जायज हैं, पर मेरे पास भी इन सब का जवाब है। तुम यहाँ आओ तो बैठ के बातें करेंगे। मैं नहीं आऊंगा। अभी तो मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ, मुझे सफाई पेश करने का मौका नहीं मिला, फिर भी इतनी बड़ी सजा दे रहे। ऐसा नहीं है डैडी। तुम्हारा तो अगले हफ्ते आने का प्रोग्राम था ना, क्या हुआ उसका? जी है तो सही, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम बस अगले हफ्ते आ रहे तुम्हारे गिले शिकवे। आई प्रॉमिस यू शाजिर, तफसील से बैठ के उन सबको वाजे कर दूंगा। तुम अब बड़े हो गए हो, नाराजगियां छोड़ो, बात को समझो। ये तो अब्बा के हाथ में था, लगता है यहीं भूल गए। बाजी ने बना के भेजे होंगे मेरे लिए। अब्बा पता नहीं भूल गए होंगे। अल्लाह का शुक्र है। अब्बा, मैंने वो जो लड्डू दिए थे वो कनीज ने खाए? ओए होए, लो देखो, वहां कमरे में रखे और मैं कनीज को बताना भूल गया। अब्बा ये क्या बात हुई? आपको पता है मैंने वो लड्डू खास कनीज के लिए भेजे थे और आपने बताया ही नहीं उसको। वैसे मुझे पता है आपको ना उसे मिलने की खुशी इतनी होगी कि आप उसको बताना ही भूल गए। मुझे मेरी बहन का भी पता है, वो ना पहचान लेगी वो लड्डू जहाँ भी पड़े होंगे। पता है अब्बा, बचपन में भी पहचान लिया करती थी लड्डुओं की खुशबू से। हाँ, बहुत खुशी थी
जा तो जरा पानी लेके आ। जी अब्बा लेके आओ। ले आई पानी। आजा आजा। ओए अब तक तो उसने खा ही नहीं होने हैं लड्डू। गार्ड, गार्ड। जी साहब। पौधों का क्या हाल बना रखा है? सारे के सारे मुरझा गए हैं। साहब जब से माली अनवर गया है इनका तो यही हाल है। पर मैंने कहा तो था कि फौरन नया माली रख लो। जी रखे हैं बदल बदल कर, लेकिन शायद इन पौधों को माली अनवर की आदत हो गई है। नए वाले माली इनकी हर तरह से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ये पौधे मुरझाते जा रहे हैं। अच्छा तुम जाओ। ब्याही औरत तंदूर में लगी रोटी की तरह होती है। सेक लगता है, ताप लगता है, तब जाके पकती है। अगर सेक से घबरा के उसे उतार लिया जाए ना तो कच्ची पक्की रह जाती है। पर मासी, ज्यादा सेक लगने से रोटी जल भी तो जाती है। इससे रोटी का नुकसान कम, लगाने और खाने वाले का ज्यादा होता है। रोटी को साड़ के स्वाह कर देगा तो भूख किससे मिटाएगा? मासी, क्या औरत और रोटी दोनों का मकसद सिर्फ भूख मिटाना होता है? ना पुत्र, नेक औरत भी रिज़्क़ के हलाल की तरह होती है। जिस तरह हक हलाल की कमाई रोजी का एक दाना भी जमीन पे गिर जाए ना तो लोग उसे कलमा पढ़ के चूम चाट के आंखों से लगा के रखते हैं। ऐसे ही नेक और कर्मों वाली औरत की भी कदर करनी चाहिए। रिज़्क़ की बेहुरमती करने के बराबर गुनाह मिलता है औरत की नाकदरी का। औरत को सिर्फ भूख मिटाने की चीज ही नहीं समझना चाहिए, नसीबों और कर्मों से मिलती ही ये दोनों। मासी, ये भी तो सच है ना कि जिसके पास जितना रिस्क होता है वो उतनी बेदर्दी से उस रिस्क की बेहुरमती करता है। ठीक कहा तुमने। हाय हाय, ये आग पता नहीं क्यों नहीं जल रही, लगता कि लकड़ियां गीली हैं। हाय हाय, अरे कहाँ से ले आया लकड़ियां?
जा जा मैं तुझसे नहीं बोलूं, जा जा मैं तुझसे नहीं बोलूं, जा जा जा। सफीना बीबी आप बैठे, मैं अम्मा बेगम को बुला के लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आई हुई हूँ। पर साहब जी तो इस वक्त घर पर नहीं होते। मुझे पता है वो इस वक्त ऑफिस में होता है। मैं कनीज से मिलने आई हूँ। कनीज बीबी से? हाँ, तुम्हारी नई दुल्हन से। जरा रुकिए सफीना बीबी, आप कनीज बीबी यानी कि नई दुल्हन से मिलने आई है ना? आप रुके। मुझे उससे मिलने के लिए अम्मा बेगम से अब इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, वो असल में ना छोटी बीबी यहाँ नहीं है। आए, मैं आपको लेकर चलती हूँ, आइए। नानू। हाँ बेटा आओ। अरे रे रे रे, क्या हुआ मेरी जान? नानू। ओए क्या हो गया, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। फिर क्या हुआ? टीचर ने कुछ कहा है? नानू बताओ ना, लड़ाई हुई है किसी से? नानू, सब मेरा क्लास में मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मेरी स्टेप मदर आई हैं। नानू, स्टेप मदर इतनी बुरी होती हैं। तुम सबसे कह दो कि मेरी कोई स्टेप मदर नहीं आई है। मेरी नानो ने एक नई मेड रखी है। मेड? मेड? जी जी, जितनी जल्दी हो सके बंदोबस्त कर ले। मुझे फौरी तौर पे माली की जरूरत है और देखिएगा कि वो अनाड़ी ना हो। बड़ी मेहरबानी। सफीना, बिना बताए सब खैरियत तो है? वैसे तुम काफी परेशान लग रही हो। हूँ परेशान शामिर, हालांकि मुझसे ज़्यादा तुमको परेशान होना चाहिए था। मैं वाकई परेशान हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी मसरूफियत में इतना उलझा हुआ रहा हूँ कि लॉन की तरफ मैंने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दिया। माली बाबा के जाने के बाद मुझे फौरी तौर पे दूसरा माली रख लेना चाहिए था, क्योंकि सारे पौधे मुरझा रहे। और तुम तो जानती हो, ये पौधे श्री के लगाए हुए हैं। हाँ शामिर, पौधे भी इंसानों की तरह होते हैं। अगर उनको तवज्जो ना दी जाए, उनसे गफलत बरती जाए ना, तो वो मुरझा जाते हैं। खुशी मुझे उस वक्त होती है अगर तुम इतने ही हसास एक जिंदा जीते जागते इंसान के लिए होते। तुम कहना क्या चाहती हो? शामिर, वो लड़की एक जिंदा जीती जागती इंसान है। उसे पौधों की तरह से पानी और हवा की जरूरत नहीं है, उसे और भी चीजें चाहिए। अरे भाई, कौन सी लड़की? तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ, उस लड़की की बात कर रही हूँ जिससे तुमने शादी की थी, जो तुम्हारी शरीके हयात है। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ शामिर, जिसे तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर छोड़ के आऊँ, क्योंकि अब वक्त आ गया। अब वक्त आ गया उसे दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने का एज योर वाइफ। तुमने कहा था कि अब तुम उसे उसका मकाम दे सकते हो, पर आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बात पे नहीं कायम रहोगे। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ सफीना, सिवाय झूठे इल्जाम का, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहता हूँ। ठीक है, फिर बताओ मुझे, कहाँ है वो? कहाँ है का क्या मतलब? घर पर है और कहाँ? नहीं शामिर, नहीं, वो तुम्हारे घर पे नहीं है, तुम्हारे घर के सर्वेंट क्वार्टर में। मुझे तुमसे इस बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। तुम तो फूल को मुरझाता हुआ नहीं देख सके, तुमने एक जीती जागती लड़की को एक बोसीदा से सर्वेंट क्वार्टर में बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया। शाज़र का कमरा अच्छे से ठीक करना। जी अम्मा बेगम। और सुनो, वो शाज़र के कमरे में पर्दे बदलने थे, वो हो गया काम? नहीं अम्मा बेगम, वो आपने नए पर्दों का ऑर्डर दिया हुआ है ना, जैसे ही आ जाएंगे मैं फ़ौरन लगा दूंगी। अच्छा यूँ करना, पर्दे टांगने से पहले ज़रा मुझे चेक करवा देना। मैं नहीं चाहती कि उसके कमरे में किसी किस्म की कमोपेशी रह जाए। मेरी माँ की तरह वो हर चीज़ परफेक्ट चाहता है। जी अम्मा बेगम। अरे शामिर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी शाज़र से बात हुई है?
वो तो इत्तेफाकन परनिया ने कल फोन किया तो उसने कहा कि वो आ रहा है। बेटा मुझे बता देते, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ अरेंज कर लेती। साहब आपके लिए चाय लाऊं? क्या बात है शामिर, सब खैरियत तो है? क्या आपके कहने पर वो लड़की सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रहने गई है? हाँ। सारे रास्ते में यही सोचता आया कि सफीना को जरूर गलतफहमी हुई हो, और आपका जवाब सुन के ऐसे लगता है कि मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। अम्मा जी, वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसी गैर इंसानी हरकत कैसे कर सकती हैं? सर्वेंट क्वार्टर्स में भी इंसान ही रहते हैं, और मैंने उसे किसी अस्तबल में नहीं बांधा। और तुम्हें अपनी नई नवेली दुल्हन की खातिर अपनी माँ से इस लहजे में बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैं आपसे कभी भी गुस्ताखी करने की सोच भी नहीं सकता। बस आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और ये मैं उस लड़की के रिश्ते के हवाले से नहीं कह रहा, बल्कि इंसानियत के हवाले से कह रहा हूं। मैं मानता हूं वो लड़की किसी मजबूरी से, किसी समझौते की तहत इस घर में आई है, और शायद इस लायक भी ना हो, लेकिन है तो इस घर की फर्द। जरा सोचिए अम्मा जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि इस घर की बहू का मुकाम नौकरों का है तो क्या सोचेंगे? बहुत जल्दी तुम्हें लोगों के सोचने का ख्याल आ गया। जब तुमने उस कम जात से निकाह किया था तब तुमने नहीं सोचा था कि लोग क्या कहेंगे? मुलाजमों की बेटियां भी इस घर में बहू बनकर आती हैं। अम्मा जी, लोगों को छोड़े, उनके लिए मैं कभी भी जवाबदेह नहीं रहा, लेकिन उस लड़की से मैंने कलमा पढ़ के निकाह किया है। जाहिर सी बात है, उसके हुकूक के लिए मैं अल्लाह मियां को जवाबदेह हूं। अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है। वो ये जानता है कि मैं अपने दिल में शिरीं के अलावा और किसी को जगह दे ही नहीं सकता। शायद इसके लिए मुझे माफी मिल जाए, लेकिन कनीज को इस घर में जगह ना देने पर मैं अपने अल्लाह को मुतमईन कैसे कर सकता हूं? लड़की उठो। लड़की, बीबी जी, साहब इन्हें तो बुखार बहुत तेज हो रहा है। इसे उठाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। अम्मा बेगम, आपको पता है शामिर साहब ना उस लड़की को अस्पताल ले गए, बहुत ज्यादा गुस्से में थे और सबको बहुत बुरा भला कह रहे थे। और जब उन्होंने देखा ना कि वो लड़की बेहोश पड़ी हुई है तो उनको तो जैसे आग ही लग गई। मेरा मतलब है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सफीना शामिर से ये सब बातें कह देगी। छुपी सच्चाई है कि कई सालों से वो शामिर से यकतरफा इश्क में मुब्तला है, शामिर और शीरीन की शादी से पहले से। हाँ जी, ये तो सभी जानते हैं सिवाय शामिर साहब के। वो भी जानता है, लेकिन जानते हुए भी अनजान बनता है ताकि इस मोहब्बत का जवाब न देना पड़े। कई सालों से सफीना ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सकी। उससे तो इस शादी पे पागल होना चाहिए था। मुझसे तो ज्यादा उसे कनीज से नफरत होनी चाहिए थी। फिर वो शामिर के दिल में कनीज के लिए हमदर्दी क्यों जगा रही है? पता नहीं जी। किसी जहरीली चीज के काटने की वजह से इनके जिस्म में इन्फेक्शन फैल गया, इसीलिए बुखार। लेकिन ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मैंने इनकी बैंडेज कर दी है
और इन्हें एंटीबायोटिक भी दे दिए। इन्हें कुछ दिन के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अम्मा जी की तरफ से मैं शर्मिंदा हूं। दरअसल वो नहीं चाहती कि तुम घर में रहो। आज शायद पहली बार मैं उनके साथ हुकूमतदौरी करने जा रहा हूं। उनकी नाराजगी की परवाह ना करते हुए मैंने तुम्हारी परवाह की, पर इस बात का नाजायज फायदा मत उठाना। एक बात समझ लो, अगर तुम घर में रहना चाहती हो लड़की, तो अम्मा जी के हुक्म के मुताबिक रहना पड़ेगा और जैसे वो कहती है वैसा ही करना होगा। इसी सूरत में घर में रह सकती हो। बात समझ में आ रही है ना लड़की? वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। गुड। क्या हो तुम शामिर अफंदी? मेरी जिंदगी के इतने साल खा लिए तुमने। मेरी मोहब्बत से बाखबर होके भी बेखबर बने रहे। पहले मुझे खला में मुअल्लक करके शीरीन से शादी कर ली और अब मेरे इतने सालों के इंतजार को मट्टी में मिला के किसी और को। इसके बावजूद मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाती। क्या हो तुम शामिर अफंदी? क्या चीज हो? तुमसे नफरत करना तो दूर की बात, तुमसे वाबस्ता हर उस हस्ती से भी मैं मोहब्बत करने लगती हूँ जो मेरी नफरत की मुस्तहिक है, जैसे कनीज। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी है। मैं ना खुदा के सामने शर्मिंदा होना चाहता हूं और ना ही दुनिया के सामने अपना सर नीचे होने दे सकता हूं। तुम्हारी इज्जत में मेरी खुशी है। जज्बात में आके मैं शायद ये बात भूल गई थी। जरूरी नहीं कि बड़े ही बच्चों को हमेशा सही रास्ता दिखाएं। बच्चों को भी कभी कभी बड़ों की इस्लाह करनी पड़ती है।
शीरी, मैं उसे रोक नहीं सकी। ना शामिर की जिंदगी में आने से और ना तुम्हारे कमरे में जाने से। वो कमरा जो तुम्हारी याद में शामिर ने ताजमहल की तरह बनाकर रख दिया था, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकी। I'm sorry. I'm sorry. भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सभी कहते हैं कि स्टेप मॉम बहुत बुरी होती है। मगर नानो तो कह रही थी कि वो औरत कभी भी हमारे घर नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो घर क्या, मामा के रूम तक पहुंच गए। भैया आप यकीन नहीं करेंगे, डैडी जो कभी नानो की कोई बात नहीं टालते थे और कभी उनके सामने कोई सवाल नहीं करते थे, लेकिन आज तो उन्होंने नानो की एक भी ना सुनी। और तो और उन्होंने तो नानो की नाराजगी की भी परवाह नहीं की। इसका मतलब है उस औरत का जादू डैडी के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में आने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कि डैडी मामा की जगह किसी और को कैसे देते हैं। लड़की उठो। सुगरा, सुगरा, देख क्या रही हो? उठो। अरे संभालो अपने आप को, अभी तक नींद में हो क्या? और यहां रास्ते में सोने की क्या जरूरत थी? कोई और जगह नहीं मिली? डॉक्टर ने शायद रात को नींद की दवाई दे दी थी। जागते रहना मुश्किल था, इसलिए मैं यहीं सो गई और कोई जगह नहीं मिली मुझे।
जी साहब जी। रात को कहाँ थी तुम? और क्या तुम्हें पता नहीं था इस लड़की को कमरे में लेकर जाना है? जी इनका कमरा? कितने गेस्ट बेडरूम्स हैं इस घर में? इतने बुखार में या फर्श पर लेटी थी? इतनी लापरवाही? जी वो मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं रात ही को ले जाती इन्हें। मैं समझी कि ये आपके कमरे। ले जाओ इसे। चलो। क्या सच कह रही हो तुम? जी अम्मा बेगम, शामिर साहब ने तो उसे गेस्ट रूम में ठहराने के लिए कहा है, अपने कमरे में कदम तक नहीं रखने दिया, और वो सारी रात दरवाजे के बाहर फर्श पे गुजार दी उसने। तुम ठीक कहती थी शीरी, शामिर सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत में जीता है। अब कहाँ है वो लड़की? गेस्ट रूम में अम्मा बेगम। उसे सख्ती से समझा दो, जो जगह उसे सर छुपाने के लिए दी है वहीं रहे, अपनी औकात से बढ़ने की कोशिश ना करे। और जिस दिन वो मुझे घर में दनदनाती नजर आई ना, उस दिन तुम्हारी शामत आएगी। नहीं नहीं अम्मा बेगम, आप फिक्र ही ना करें, मैं उसे कमरे से भी नहीं निकलने दूंगी। नैना